के बाद फोर्थ नंबर पॉइंट पे हमने ये बात करी कि इनवॉइसिंग, जब हम जीएसटीआर इसको बेसिकली लिंक किया जाएगा किसके साथ, अपना जीएसटीआर 1 के साथ इसको जो है लिंक किया जाएगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट में जो है, अगर हमने इनवॉइसिंग गलत जनरेट कर दी तो उस केस में हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कितना टाइम हमें दिया गया, 24 घंटे का टाइम इसमें है कि 24 घंटे के अंदर जो है आप उस गलत इनवॉइसिंग को जो है कैंसिल कर सकते हैं। इसमें हमने ऊपर जब प्रोवाइज़ो पढ़ा था, तो हमने ये भी कहा कि कुछ केसेस में गवर्नमेंट जो है नोटिफ़ाई कर सकती है, उन केसेस में जो है ई-इनवॉइसिंग नहीं करनी होगी। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 के एक्सेप्शन में पढ़ा था, प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट, वो कई क्लास ऑफ पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है कि उनको जो है ई-इनवॉइसिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे जो है कुछ क्लास ऑफ पर्सन को जो है डाला गया, जहाँ पे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज जो देते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ओआईडीआर सर्विस। ओआईडीआर सर्विस क्या है, इसको हम अलग से जब हम सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, वहां पे हम इसको कवर करेंगे। बेसिकली इन सब क्लास ऑफ पर्सन को जो है एग्जेम्प्ट किया गया है कि इनको जो है, इनकी अगर टर्नओवर भी एक्सीड हो जाती है तो भी इनको जो है एग्जेम्प्ट किया गया है किससे, ई इनवॉइसिंग से। इनको ई इनवॉइसिंग जो है बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसके बाद कहता है पॉइंट नंबर 7 में, ई इनवॉइसिंग इज ओनली फॉर पर्सन हुज टर्नओवर इफ बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट। कब है, सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। क्या जिसकी 50 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है वो इनवॉइसिंग बना सकता है? जब मैंडेटरी ही नहीं है, यहाँ पे जो है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, और फिर भी वो अगर वो चाहे तो क्या इनवॉइसिंग रेस कर सकता है? नहीं। अगर सिर्फ मैंडेटरी होगी तभी जाके वो इनवॉइसिंग पोर्टल में रजिस्टर करेगा, अदरवाइज जो है ये नहीं है कि जिसके ऊपर कंप्लाई नहीं है उसको इसमें आने की जरूरत नहीं है। E-invoicing is applicable then also to be made for export supply। एक्सपोर्ट सप्लाई है उस केस में भी माना टैक्स नहीं लग रहा है, उस एक्सपोर्ट सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा होगा, उस पे जीरो रेटेड जो है हमारा एज पर सेक्शन जो सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से वो जीरो रेटेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है वहां पे जो है उस पे भी जो है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद ई इनवॉइसिंग इज टू रेलिवेंट टू नो अबाउट। अब बेसिकली बात यह है कि इनवॉइसिंग जो है 50 करोड़ से ऊपर वाले बंदों के लिए है, तो 50 करोड़ से नीचे वाले बंदों के लिए क्या इसके बारे में जानना जरूरी है? 50 करोड़ से नीचे जो बंदे हैं उनके लिए भी इसको जानना जरूरी है। और जरूरी क्यों है? क्योंकि जरूरी इसलिए है क्योंकि उनके पास हो सकता है उन्होंने जो बिल लिया हो, उन्होंने जो इस सर्विस ली हो, उन्होंने जो गुड्स लिया हो, वो ऐसी एंटिटी से लिया हो जिसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो, और अगर उस ई इनवॉइसिंग उनके ऊपर एप्लीकेबल है और उन्होंने उसका कंप्लाई नहीं किया तो उस इनवॉइस को जो है मान लिया जाएगा, इनवैलिड मान लिया जाएगा। हमने रूल 48 सब रूल 5 में पढ़ा कि उस इनवॉइस को जो है इनवैलिड मान लिया जाएगा, और वो इनवॉइस इनवैलिड हो जाएगा जो हमें मिला है, तो हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। इसलिए हम अगर किसी एंटिटी ऐसी एंटिटी से ले रहे हैं जिसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और उसने इनवॉइस सही नहीं दिया, तो हमें जो है दिक्कत हो जाएगी, हमें जो है उसका क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हम जिससे सप्लाई ले रहे हैं वो जो है वो पर्सन जो है अगर उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो वो इन इनवॉइसिंग का कंप्लाई कर रहा है। हम देखेंगे उस इनवॉइस पे जो है आईआरएन मेंशन है, वो आईआरएन जो है सही है। तो ऐसे केसेस में जो है अगर हमारी 50 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, फिर भी हमारे लिए जो है इनवॉइसिंग को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 50 करोड़ से ऊपर वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, जो नीचे है उसके लिए एप्लीकेबल तो नहीं है, उसको इनवॉइसिंग तो नहीं बनाना, लेकिन अगर उसने इनवॉइस लिया है ऐसा जिस पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी और वो इनवॉइसिंग गलत होगा, उसने इनवॉइसिंग नहीं बनाई होगी, उसने नॉर्मल इनवॉइस बना दिया, उसने नॉर्मल टैक्स इनवॉइस दे दिया, हमें इनवॉइसिंग जनरेट नहीं करी, तो इनवॉइस वो गलत हो गया। इनवॉइस वो गलत हो गया तो हम क्रेडिट के लिए इन एलिजिबल हो गए, हमें क्रेडिट का नुकसान हो जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पॉइंट नंबर 9 में जो है लिख दी है कि इसलिए
जो छोटे टैक्स पेयर है, जो स्मॉल टैक्स पेयर है, स्मॉल टैक्स पेयर इसमें हम ये कहेंगे जिसकी 50 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, उनको भी जो है ध्यान रखना है कि इनवॉइसिंग की क्या-क्या प्रोविजन है। और क्योंकि मैंने बात करी रूल 48(5) जो है, अगर इनवॉइस सही नहीं होगा तो हमें आईटीसी जो है हम नहीं ले पाएंगे। यही सारी बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि आईटीसी जो है सेक्शन 16(2) जो है हमें मना कर देता है, अगर हमारा इनवॉइस जो है वो इनवॉइस के बिहाफ पे हमें जो है क्रेडिट लेना है, और अगर हमारा इनवॉइस ही ठीक नहीं है तो हमें जो है क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी हमारी बातें थी इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग। इनवॉइसिंग में हमने क्या-क्या बातें कही कि 50 करोड़ से ऊपर के लिए एप्लीकेबल है, कैसे करना है, वो जो है साइट पे इसकी साइट पे इनवॉइसिंग की साइट पे जाके सारी डिटेल फर्निश करेंगे, आईआरएन नंबर जनरेट होगा, वो जो है मेंशन करना पड़ेगा। कौन-कौन सी क्लास जो है एग्जेम्प्टेड है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जीटीए सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और सिनेमैटिक ग्राफिक फिल्म्स और ओआईडीआर सर्विस। ये जो भी ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जेम्प्टेड हैं। इनको जो है इनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो जाएगी तो भी इनको जो है इनवॉइसिंग का कंप्लाई नहीं करना, और अदरवाइज क्या लिमिट है, 50 करोड़ से ऊपर जो है इनवॉइसिंग का कंप्लाई बाकी एंटिटीज को करना है। तो ये सारी हमने बातें करी इनवॉइसिंग की। अब लास्ट हमारी बात बन गई क्यूआर कोड की। क्यूआर कोड हम सबने देखा है, क्यूआर कोड हम सबने स्कैन किया है, तो क्यूआर कोड के लिए क्या कंप्लायंस है वो हम जस्ट देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन इसकी जो लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले जो नोटिफिकेशन आई है वो भी मैंने इसमें कल अपडेट कर दी है। 30 जून 2021 को इसके रिगार्डिंग नई नोटिफिकेशन आई थी क्यूआर कोड के रिगार्डिंग। नोटिफिकेशन नंबर 28/2021 जो है इश्यू करी गई है सीबीआईसी के थ्रू 30 जून 2021 को, जो कि क्यूआर कोड के बारे में ही है। और क्यूआर कोड का नॉन कंप्लायंस में पेनल्टी लगती थी, पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इसके में पेनल्टी लगती थी क्यूआर कोड के नॉन कंप्लायंस में। उसको 30 सितंबर 2021 तक उस पेनल्टी को जो है हटा दिया गया है। 30 सितंबर 2021 जो आएगी वहां तक इस पेनल्टी को रिमूव कर दिया गया है। ये पेनल्टी को पहले रिमूव करा गया था कि नॉन कंप्लायंस की भी बात कर रहे हैं, अभी क्यूआर कोड के बारे में सारी बातें करेंगे। बात यह है कि क्यूआर कोड नहीं कंप्लाई किया तो उस पर पेनल्टी लगनी थी, जिसके ऊपर एप्लीकेबल क्यूआर कोड उसको जनरेट करना मैंडेटरी होगा, उसने नहीं किया तो पेनल्टी लगनी थी। उस पेनल्टी को पहले जो है 31 मार्च तक जो है रिस्ट्रिक्ट किया था। 31 मार्च तक कहा गया था कि ठीक है, आप 31 मार्च तक जो है आपकी पेनल्टी जो है वेव ऑफ कर दी जाएगी, और इसमें कंडीशन लगाती थी, ठीक है 31 मार्च तक कर देंगे, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से जो है इसको प्रॉपरली कंप्लाई कर लेना, तो ही ये वाली पेनल्टी जो पिछली पेनल्टी है वो वेव ऑफ कर दी गई थी। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन 89/2020 इशू करी गई थी 29 नवंबर 2020 को, राइट। इसको क्या करा गया, इस नोटिफिकेशन वो फर्दर एक्सटेंड करा गया। 89 में जो पीरियड स्पेसिफाई था वो खत्म हो रहा था 31/3/2021 को। इस पीरियड को फर्दर बढ़ा के कितना कहां तक कर दिया, 30/9/2021 तक जो है अब जो है पेनल्टी उसमें नहीं लगनी। अभी जो जुलाई चल रहा है, अभी अगस्त और सितंबर तक जो है हमें क्यूआर कोड अगर हमने जिसके ऊपर एप्लीकेबल है उसने फिर भी क्यूआर कोड का कंप्लाई नहीं किया तो भी उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि क्यूआर कोड क्या कहता है, क्यूआर कोड किस पे एप्लीकेबल है, वो लेके चलता हूँ। अब इसमें जो डिस्कशन है इसको मैं थोड़ा सा स्पीडली इसको सम अप वो बता देता हूँ। इनमें इन पॉइंट्स में क्या-क्या है मैं वैसे बता देता हूँ, ताकि जो है इजिली ये जल्दी आपको समझ आ जाए। प्रोविजन क्या है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज के केस में है। ये ई इनवॉइसिंग हमने पढ़ लिया। ई इनवॉइसिंग में हमें क्या ध्यान रखना है, 50 करोड़ से ऊपर वाले के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एनबीएफसी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जीटीए, ओआईडीएआर सर्विस, इन सब के लिए क्या है एप्लीकेबल नहीं है। बाकियों के को क्या करना होगा, साइट पे जाके इनवॉइसिंग की साइट पे जाके इनवॉइस की सारी डिटेल डाल के आईआरएन जनरेट करके जो है वो फर्निश करनी होगी इनवॉइस में, उसका आई इनवॉइसिंग का कंप्लाई हो जाएगा। सेकंड, अब क्यूआर कोड किसके लिए मैंडेटरी है, क्यूआर कोड के लिए जो है बी टू सी के लिए, वो बी टू सी इनवॉइस किसका होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर के केस में जो है क्यूआर कोड डाला गया। क्यूआर कोड के पीछे क्या लॉजिक है, क्यूआर कोड के पीछे भी वही लॉजिक है जो हमने स्टार्टिंग में सेक्शन 31 ए जो हमने सबसे पहला सेक्शन आज के डिस्कशन में कवर किया था, जहां पे हमने क्या एग्जांपल लिया था कि मैं बर्गर किंग में गया, वहां पे मैंने 200 रुपए के 100 रुपए के ऊपर पहले 5% 105 रुपए पे किया। उसके बाद दूसरे कस्टमर ने 200 रुपए के ऊपर 5% 10 रुपए पे किया, 210 रुपए उसने पे किया। बाद में तीसरे ने 500 रुपए के ऊपर 5% 25 रुपए, 525 रुपए टोटल पे किए। तो बी टू सी सेल थी उसकी सारी।
सारी उसकी B2 सेल थी, बर्गर किंग के हाथ में था कि कितनी सेल दिखानी है, कितनी सेल नहीं दिखानी। उस केस में क्या करा था, तो वहां पे ऑप्शन दिया गया था, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया रेसिपिएंट को कि आप क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करो, कि आप डिजिटली पेमेंट करो। और यहाँ पे भी यही पर्पस है, इसलिए यहाँ पे भी B2C जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए लाया गया, ताकि कोई इनकम को एस्केप ना कर पाए। तो इसलिए काउंटर पे जो है क्यूआर कोड रख दिया गया, वहां पे भैया इसको स्कैन करो, सीधा पेमेंट जो है वो जो है बर्गर किंग को मिल जाएगी। और ताकि अगर वो बर्गर किंग को सीधा पेमेंट उसके अकाउंट में चले गई तो वहां पे मैनिपुलेशन नहीं होगी। यही उसको अगर कैश मिलता, उसने B2C सप्लाई करी और उसको कैश मिल गया, तो ऐसे में वो मैनिपुलेशन हो सकती थी। इसलिए इन चीजों को, इन मैनिपुलेशन को बचाने के लिए जो है क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल किया गया। क्यूआर कोड को ताकि रेसिपिएंट स्कैन करे और डायरेक्टली पेमेंट किसको मिल जाए, सप्लायर के अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट चले जाए। और पेमेंट अकाउंट में चले गई तो फिर तो उसको दिखाना ही पड़ेगा। तो लॉजिक हमें समझ आ गया, रीजनिंग समझ आ गई। अब हम देखते हैं क्यूआर कोड किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसलिए B2C में होगा, राइट। लॉजिक समझ आ गया, क्योंकि B2B ट्रांजेक्शन होगी तो उसने सामने वाले ने क्रेडिट लेना है, क्रेडिट लेना है तो वो इनवॉइस मांगेगा, इनवॉइस मांगेगा तो हम इनवॉइस इशू करेंगे, इनवॉइस इशू करेंगे तो हमें फर्निश करना होगा। इसलिए B2B में जरूरत नहीं है, B2C में जरूरत है, जहां पे सामने वाले को उस इनवॉइस का कोई फायदा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को तो टैक्स के लिए सिक्योर होकर चलना है। वहां पे उनके ऊपर एप्लीकेबल कर दिया, उन बड़ी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है 500 करोड़ की है, पर 500 करोड़ से ऊपर की है। ई इनवॉइसिंग में क्या लिमिट थी, 50 करोड़। वहां पे पहले स्टार्टिंग में वहां भी 500 करोड़ की थी, वो रिड्यूस करके अब 50 करोड़ की इनवॉइसिंग कर दी है। लेकिन क्यूआर कोड की क्या लिमिट है, 500 करोड़ से ऊपर जो एंटिटीज जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उसके जो B2C सेल होगी, उसकी B2C सेल होगी, जो कि सप्लाई कर रहा है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो रजिस्टर्ड पर्सन मतलब हमारे एग्जांपल के हिसाब से क्या था, बर्गर किंग जो सप्लाई कर रहा था अनरजिस्टर्ड को, अनरजिस्टर्ड कौन था, कस्टमर जो हमारे एग्जांपल में अनरजिस्टर्ड था, उसको जो सप्लाई कर रहा था, उसकी अगर बर्गर किंग की टर्नओवर 500 करोड़ एक्सीड करेगी, उसके ऊपर अप्लाई एप्लीकेबल क्या हो जाएगा, उसको क्यूआर कोड का कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ये 500 करोड़ की टर्नओवर हमें कब की देखनी है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 से देखनी है। अगर 17-18 से 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 कभी भी इन 4 साल में आपके टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर चली गई, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया क्यूआर कोड का कंप्लाई करना था, ठीक है। ये नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग इशू करी थी। और नोटिफिकेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, जैसे ई इनवॉइसिंग किसी कईयों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, सेम वे में जहां पे सेम उसी तरीके के क्लास ऑफ पर्सन जो है यहाँ पे भी डाले गए हैं, इनके ऊपर क्यूआर कोड जो है यहाँ पे इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से हैं जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, वही सेम ऊपर जो था जीटीए कंपनी, और यहाँ पे और कौन सा है, ऊपर क्या था, ओआईडीआर कंपनी और सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। इनके अलावा एक और आ जाता है यहाँ पे, एड ऑन हो जाता है, कौन सा, ये एड ऑन हो जाता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो इनको जो है एप्लीकेबल नहीं होगा क्यूआर कोड, इनको एप्लीकेबल नहीं होगा क्यूआर कोड की कंप्लाई करना, इनको क्यूआर कोड का कंप्लाई करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो है बाकी जो एंटिटीज बच जाएंगी, अगर उनकी टर्नओवर जो है 500 करोड़ क्रॉस हो गई, तो वहां पे उनको जो है क्यूआर कोड जो है मेंशन करना होगा अपने इनवॉइस में। क्या करना है, कंप्लाई क्या करना है, अपने इनवॉइस में जो है साइड में क्यूआर कोड मेंशन करना है। इस तरीके से अपना इनवॉइस का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, ताकि आपके इनवॉइस के ऊपर जो है क्यूआर कोड आ जाए। क्यूआर कोड की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, आप जब जैसे जैसे हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे हमें समझ आ जाएगा क्यूआर कोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनाया गया। अब ये कहता है क्या एक्सपोर्ट के केस में भी क्यूआर कोड डालना होगा, क्या एक्सपोर्ट के केस में भी क्यूआर कोड डालना होगा, तो कहता है इनवॉइसिंग आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड, इनवॉइसिंग आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट। हमने ऊपर पढ़ा इनवॉइसिंग क्या एप्लीकेबल थी ना ऊपर एक्सपोर्ट के केस में, लेकिन यहाँ पे ट्रीटेड एज बिजनेस B2B सप्लाई, नोटिफिकेशन 14/2020 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू देम। ये हमारी जो क्यूआर कोड की मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म किसके लिए है, क्यूआर कोड मेनली रखा गया है B2C के लिए रखा गया है। और जो हमारा ये था B2C के लिए क्यूआर कोड का मैकेनिज्म है, और हमारा वो जो ऊपर था क्या था, ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग किसके लिए था, इनवॉइसिंग था B2B के लिए इनवॉइसिंग था। तो यहाँ पे वहां पे जो है ई इनवॉइसिंग के केस में एक्सपोर्ट जो है वहां पे
एक्सपोर्ट के केस में इनवॉइसिंग मैंडेटरी था, लेकिन क्यूआर कोड की जो है यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे उसके लिए क्योंकि B2C को कवर करने के लिए क्यूआर कोड रखा गया है, इसलिए यहाँ पे उसकी कंप्लायंस जरूरी नहीं है। यहाँ पे पॉइंट नंबर B4 में कहता है कि क्यूआर कोड में क्या-क्या होना जरूरी है। क्यूआर कोड के अंदर क्या-क्या जरूरी है, क्यूआर कोड की इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझेंगे तो क्यूआर कोड में क्या-क्या होना जरूरी है अपने आप समझ आ जाएगा। अगर बर्गर किंग में हम वहां पे सामने पड़ा हुआ है पेटीएम का वो क्यूआर कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, हमें क्या करना है, स्कैन करेंगे। उसका पर्पस क्या है, डायरेक्टली जो है अकाउंट में चले जाएं। तो उस अकाउंट में डायरेक्टली चले जाएं तो उस क्यूआर कोड में ऐसा क्या होना चाहिए जिसको स्कैन करके डायरेक्टली जो है बैंक अकाउंट में चले जाएं। तो उसमें क्या क्या क्यूआर कोड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसका सप्लायर का यूपीआई आईडी होगा, राइट। बर्गर किंग का यूपीआई आईडी होगा, उस यूपीआई आईडी के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। उसका जीएसटीएन नंबर होगा, उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स होंगी, उसका इनवॉइस नंबर होगा, उसका इनवॉइस डेट होगा, वो इनवॉइस वैल्यू होगी। किसके अंदर होगी, ये सारी डिटेल उस इनवॉइस के अंदर जो क्यूआर कोड है, उस इनवॉइस के अंदर जो क्यूआर कोड है उसमें सारी की सारी डिटेल जो है मेंशन करी जाएंगी। सप्लायर का जीएसटीएन नंबर, और कौन कौन से हैं, सप्लायर का जीएसटीएन नंबर, यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल, आईएफएससी कोड, और इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट, ये तो रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से ये इनवॉइस बनेगा। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये नॉर्मल इनवॉइस बन गया। यहाँ पे साइड में जो है यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा, यहाँ पे साइड में क्यूआर कोड आ जाएगा। ये क्यूआर कोड जो है इसको जब हम स्कैन करेंगे तो हमारे पास सारी डिटेल इससे रिलेटेड आ जाएगी। सप्लायर का जीएसटीएन आ जाएगा, सप्लायर का यूपीआई आईडी आ जाएगा, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवॉइस नंबर, टोटल इनवॉइस वैल्यू। ये हर एक इनवॉइस का जो है यहाँ पे, बाकी ये सप्लायर नेम, ये सब जो है इनवॉइस की एचएसएन, ये वो रेट, टैक्सेबल वैल्यू, ये हमारा नॉर्मल इनवॉइस रहेगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग हम जो है यहाँ पे क्यूआर कोड, हमें अपना सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि इनवॉइसिंग के अकॉर्डिंग जो है वो क्यूआर कोड जनरेट कर दे, और वो क्यूआर कोड स्कैन करते ही जो है सारी डिटेल उसकी इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग आ जाएगी। वहां पे पेमेंट भी आ जाएगी, पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा, सप्लायर जीएसटीएन नंबर, यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल, आईएफएससी, ये सारी चीजें जो है वहां पे आ जाएंगी, राइट। ये कहता है सप्लाई जीएसटी अमाउंट अलोंग विद ब्रेकअप, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सारा आ जाएगा। फर्दर डायनेमिक क्यूआर कोड शुड बी सच दैट इट कैन स्कैन टू मेक द डिजिटल पेमेंट। इस तरीके का होना चाहिए कि मेरे पास इनवॉइस वो आया, उसका जो उसमें जो क्यूआर कोड था मैंने स्कैन किया, और मैं स्कैन करके जो है पेमेंट कर सकूं। मेरे को ये पर्पस क्या है, पर्पस ये क्यूआर कोड का आना ही यही है कि डिजिटली पेमेंट जो है हो सके। इसलिए जो है उसमें इस तरीके की, उस क्यूआर कोड में इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसको स्कैन करके जो है मैं डायरेक्टली पेमेंट कर सकूं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बात करता है, इफ द सप्लायर प्रोवाइड dynamic code but the supplier opt to make payment without using QR code, then the cross reference of such payment made without using such dynamic code or the invoice considered as the compliance of the QR code। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, क्यूआर कोड का पर्पस ये है कि डायरेक्टली डिजिटल पेमेंट के थ्रू जो है अकाउंट में पेमेंट चले जाए। लेकिन एक पर्सन कहता है नहीं जी मेरे पास तो कैश ही है, मैं तो कैश में ही पेमेंट करूंगा। तो कैश में वो पेमेंट कर रहा है, क्या अब मेरे ऊपर जो कंप्लाई बन रहा है क्यूआर कोड का, मैं क्या उसमें क्यूआर कोड ना डालूं? मेरे को तो क्यूआर कोड डालना है ना। वो अगर पेमेंट जो है डिजिटल मोड से नहीं कर रहा तो मेरे को उस इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा, इसमें से इतना इसने कैश दे दिया, इतना इसने ऐसे दे दिया। तो यही यहाँ पे बात कर रहा है, कही गई है कि अगर वो अदर देन जो है अदर देन वो क्या कहते हैं उसको, अगर वो अदर मैकेनिज्म से पे कर रहा है, बिना जो है कैश के अलावा किसी मैकेनिज्म से पे कर रहा है, तो ऐसे केस में भी जो मेरा कंप्लायंस बनेगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इफ द सप्लायर हैज इशू इनवॉइस हैविंग द क्यूआर कोड फॉर पेमेंट, द सेड इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लाई विद द क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट। सप्लायर को अपनी साइड से जो है क्यूआर कोड का जो है वो कंप्लाई करके चलना है। सप्लायर हैज द डिजिटली डिस्प्ले क्यूआर कोड एंड द कस्टमर पे फॉर द इनवॉइस यूजिंग एनी मोड। कस्टमर जो है एनी मोड, चाहे यूपीआई से करे, चाहे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करे, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, चाहे वो कैश से पे करे, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस
कुछ उसने कैश दे दिया, कुछ उसने ऑनलाइन पे कर दिया, कुछ उसने यूपीआई कर दिया, कुछ उसने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर दिया। वो तो सामने वाले की कन्वीनियंस से है ना, उसको हम नहीं कह सकते कि आप इसकी पेमेंट जो है वो डिजिटल मोड से ही करिए या इतनी पेमेंट ऐसे करिए, इतनी पेमेंट जो है इस मोड से कीजिए। वो उसकी रेसिपिएंट की कन्वीनियंस है। हमारा जो कंप्लाई बनता है वो क्यूआर कोड का बनता है। हमें क्यूआर कोड डालना है, हम उस इनवॉइस के अगेंस्ट जो है उस इनवॉइस में मेंशन कर देंगे कि इतना डिजिटली पेमेंट आई है, इतना अदर देन डिजिटल पेमेंट आई है। तो वहां पे यही बात कर रहा है, वो जो रेसिपिएंट है वो यूजिंग एनी मोड जो है पेमेंट कर सकता है, विद और विदाउट यूजिंग क्यूआर कोड। एंड द सप्लायर प्रोवाइड द क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट। सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर जो है उसमें मेंशन कर देगा, उस इनवॉइस में मेंशन कर देगा कि ये जो 10,000 प्लस जीएसटी जो ये इनवॉइस बनाया था, अभी हमने जो हमने इनवॉइस बनाया था उसका यहाँ पे क्यूआर कोड होगा। ठीक है, ये 10,000 प्लस 18,800 रुपए का 11,800 का इनवॉइस था। तो इसमें अब हम मेंशन कर देंगे कि इस 11,800 में से जो है उसने 5,000 रुपए कैश पे किया जी। उसके बाद इसने बैलेंस जो है 6800 रुपए जो है वो यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट करी है। हम इस इनवॉइस में मेंशन कर देंगे, यही बात कह रहे हैं यहाँ पे। सप्लायर प्रोवाइड क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी अलॉन्ग विद द डेट, टाइम, अमाउंट ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट की कितनी कैश में हुई है, यूपीआई से पेमेंट करी है तो यूपीआई आईडी क्या है, इस तरीके से जो है डेट क्या है इसकी पेमेंट की, ये सारी जो है इनवॉइस में मेंशन कर देंगे। तो हमारे को सप्लाई एज अ सप्लायर अपना कंप्लायंस करना है, रेसिपिएंट जो है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है पेमेंट करेगा। इसके बाद लास्ट हमारा जो पॉइंट बच जाता है, ये कहता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई पेमेंट कर रहा है, अगर कोई सप्लाई कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सप्लाई कर रहा है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के उस केस में, जैसे मान लो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई सप्लाई कर रहा है, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू भी वहां पे क्यूआर कोड आता है ना, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, राइट। वो वहां पे क्यूआर कोड, वहां पे जो इनवॉइस रेज करता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वहां पे वो क्यूआर कोड वहां पे वो मेंशन कर देगा। वहां पे वो इनवॉइस जो रेस करेगा, हमारे पास इनवॉइस आता है ना, जब हमने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, हमारे पास जो इनवॉइस आएगा उसमें वहां पे क्यूआर कोड मेंशन करा होगा। तो वहां पे ये जो क्यूआर कोड रेस कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो क्या सप्लायर कर रहा है जिसने गुड सप्लाई करी है, या ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है। वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ये सारी एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि वंस द ई कॉमर्स ऑपरेटर और ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लाई विद द क्यूआर कोड requirement, will the supplier using such e-commerce portal or application for supply still be required to comply with the requirement of QR code? अगर e-commerce operator ने QR code जो है बना दिया, उसने चीज प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अमेजोन के थ्रू जो है, अमेजोन के पास अपना गुड्स तो नहीं है, वो तो मान लो मैं अमेजोन हूं, आप सप्लायर हो, और एक रेसिपिएंट से ऑर्डर आया, तो मैं, मेरे पास तो गुड्स नहीं है, मैं तो आपसे लूंगा और उसको दूंगा, मैं तो कमीशन चार्ज करूंगा एज ए अमेजोन, राइट। लेकिन इनवॉइस जब रेज करूंगा, इनवॉइस जो है मेरे यहां से रेज होएगा, मेरे यहां से रेज होएगा, उसमें इनवॉइस में क्यूआर कोड भी मेंशन होएगा। तो अगर मेरे ऊपर कंप्लाई आ रहा है क्यूआर कोड का और मैं क्यूआर कोड मेंशन कर रहा हूं, तो क्या सप्लायर को भी, अगर आपकी टर्नओवर भी 500 करोड़ से ऊपर है, मेरी टर्नओवर भी 500 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में तो सप्लायर के ऊपर, तो आप एज अ अमेजोन, एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप जो क्यूआर कोड रेज कर रहे हो, क्या मेरे को भी क्यूआर कोड रेज करना है? इसके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है, द प्रोविजन ऑफ द नोटिफिकेशन अप्लाई टू ईच सप्लायर रजिस्टर्ड सेपरेटली। दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड है, मैं भी रजिस्टर्ड हूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैं ही रजिस्टर्ड होगा जीएसटी में, आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। इफ सच पर्सन इज लाइबल टू इश्यू इनवॉइस विद क्यूआर कोड फॉर B2C सप्लाई एज पर द नोटिफिकेशन इन केस ऑफ सप्लाई इज मेकिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल और एप्लीकेशन, the said supplier gives a cross reference of the payment received with respect to such a supply on invoice, then such invoice would be deemed to be comply with the requirement of QR code. दोनों में फर्क क्या है? अब मैं भी रजिस्टर्ड हूं, मेरे को भी क्यूआर कोड का कंप्लाई करना है, आपको भी क्यूआर कोड का कंप्लाई करना है, हम दोनों को क्यूआर कोड का कंप्लाई करना है। तो हमारे को डिपेंड करेगा कि अगर वो पेमेंट जो ऑर्डर है वो अनरजिस्टर्ड से होना चाहिए, B2C के लिए क्यूआर कोड चाहिए, ठीक है। एक पर्सन ने, किसी ने अपने पर्सनल गुड्स ऑर्डर करे अमेजोन पे, और मैंने आपसे लिए के उसको देने, राइट। कंप्लाई आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है, वो अनरजिस्टर्ड है, इसलिए क्यूआर कोड का हमें कंप्लाई करके चलना पड़ेगा। इसमें हमें देखना पड़ेगा हमारा जो ऑर्डर है वो प्रीपेड सप्लाई का है या फिर कैश ऑन डिलीवरी का है, उस पर डिपेंडेंसी आ जाएगी। अगर अदर देन प्रीपेड सप्लाई है, अदर देन प्रीपेड मतलब पहले से पेमेंट नहीं करी, कैश ऑन डिलीवरी होगा, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट है, ठीक है।
कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट है, वेयर द पेमेंट मेड आफ्टर जनरेशन ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस सप्लायर शैल प्रोवाइड क्यूआर कोड। उस केस में क्या होगा, सप्लायर शैल प्रोवाइड क्यूआर कोड। लेकिन अगर प्रीपेड है, अगर या अदर देन प्रीपेड के केस में सप्लायर शैल प्रोवाइड क्यूआर कोड, लेकिन अगर प्रीपेड शिपमेंट है तो ऐसे प्रीपेड के केस में जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है क्यूआर कोड मेंशन कर देगा। तो हमें देखना होगा कि ऑर्डर का जो पेमेंट का तो तरीका है, वो पेमेंट का तरीका क्या है, वो सीओडी ऑर्डर है या फिर प्रीपेड ऑर्डर है, उसके बिहाफ पे भी जो है हमारा क्यूआर कोड का कंप्लायंस बन जाएगा। तो ये सारी हमारी क्यूआर कोड की चर्चा है। इसको अगर हम सम अप करें और ई कॉमर्स और ई इनवॉइसिंग और क्यूआर कोड के बीच में डिफरेंस निकालें तो हमारा क्या डिफरेंस निकल के आता है कि सबसे पहली बात करेंगे हम लिमिट की। ई इनवॉइसिंग में क्या लिमिट है, 50 करोड़। क्यूआर कोड की क्या लिमिट है, 500 करोड़। दूसरा दूसरा हमारा डिफरेंस निकल के आता है किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, उसमें काफी जो एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी है काफी हद तक दोनों में सेम है। जीटीए आ जाता है, इसमें दोनों में आ जाता है। एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, ओआईडीएआर, ये सारी की सारी जो है दोनों में ऑलमोस्ट आ जाती है। एक में एक्स्ट्रा थी, कौन सी थी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वो तो थी क्यूआर कोड में, वो भी एग्जेम्प्ट है, उसको भी क्यूआर कोड नहीं करना। ठीक है, ये जो है सिमिलैरिटी आ गई कुछ और कुछ एक्सेप्शन आ गई। एक को एक्सपोर्ट के केस में करना है, एक को एक्सपोर्ट के केस में नहीं करना। ये भी हमने डिफरेंस हमारा निकल के आता है इनवॉइसिंग का और क्यूआर कोड का। बी टू बी, एक को बी टू बी ट्रांजेक्शन में करना है, एक को बी टू सी ट्रांजेक्शन में करना है। बी टू बी में इनवॉइसिंग का ही कंप्लायंस आ जाएगा, बी टू सी में क्यूआर कोड का कंप्लायंस आ जाएगा। और क्या फर्क आ सकता है, और क्या फर्क आ सकता है, मेनली यही हमारे फर्क के पॉइंट बनते हैं और सिमिलरिटी बनती है यहाँ पे क्यूआर कोड की और इसकी। इसमें कौन सा एक्सेप्शन था, एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है ऊपर कवर नहीं था, यहाँ पे कवर आ जाता है। ठीक है ना, यही हमारे फर्क और सिमिलैरिटी जो है हमें जब पता होगी तो हम जो है दोनों का पर्पस अलग है। वहां पे ई इनवॉइसिंग का पर्पस अलग है, वहां पे ई इनवॉइसिंग का डाटा जो है बी टू बी ट्रांजेक्शन का सीधा जो है जीएसटीआर वन के थ्रू फेच हो जाए। ई वेज जैसे आया था उसी तरीके से ई इनवॉइसिंग को भी डाला गया। इसका क्यूआर कोड का क्या पर्पस है, ताकि बी टू सी वाली ट्रांजेक्शन को कोई एस्केप ना कर सके, डिजिटली पेमेंट एक मैकेनिज्म डाल दी जाए ताकि कोई स्कैन करे और डायरेक्टली पेमेंट जो है अकाउंट में आ जाए। तो वहां पे क्यूआर कोड का जो है कंप्लाई डाल दिया गया, लेकिन वो सिर्फ अभी बड़ी एंटिटी में ही डाला गया है, जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर की है, उसी में ही सिर्फ और सिर्फ डाला गया है क्यूआर कोड। इसके अलावा भी कुछ और रूल्स भी हैं इसमें, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं बनते। वो जस्ट जो हमने हमारे मेन रूल्स जो बनते थे वो हमने जो है मेन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल बनता है हमारा, अगर हम देखें प्रैक्टिकली और जो है थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड, तो हमारा टैक्स इनवॉइसिंग का रूल बनता है, क्योंकि हमारा यही जो है इसमें जो इसका जो फॉर्मेट है वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है, इसमें जो कंटेंट है वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी जो चीजें हैं वो इनमें बिल ऑफ सप्लाई, अगर हमें इसका फॉर्मेट जो है अच्छे से याद है तो बाकी जो है सिमिलर चीजें, सिमिलर टाइप ही फॉर्मेट है बाकी सबका, बस कुछ ही उसमें फर्क आ जाता है। जैसे बिल ऑफ सप्लाई में टैक्सेबल जो है टैक्स वगैरह नहीं लगना, तो उसके अकॉर्डिंगली 49 में जो है कुछ चेंजेस बताए। ये हमने इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई देख लिया 46A में, जहां पे एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल अगर हम सप्लाई कर रहे हैं किसी को, एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल अगर हम सप्लाई कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में जो है हम जो है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कर सकते हैं। रिसीट वाउचर हमने सेक्शन 31 में पढ़ा, उसके रिगार्डिंग रिसीट वाउचर में क्या क्या होना चाहिए। नॉर्मल जो आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, रिसीट वाउचर मैंने एडवांस लिया तो आपको रिसीट वाउचर इशू करूंगा, तो इसके लिए रूल बनाया गया 51। रिफंड उसी अमाउंट का रिफंड करेंगे, उसके लिए वो कैसा, उसमें क्या क्या चीजें डालनी है वो रूल 51 में बताया गया। डिलीवरी चलान रूल 55 में बताया गया, डिलीवरी चलान के केस में जो है जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ऐसे ही पेमेंट वाउचर के बारे में हमने बात करी कि आरसीएम के केस में जब आप जो है सप्लायर को पेमेंट नहीं, जो है जीएसटी नहीं देना, तो वहां पे जब आप सप्लायर को पेमेंट करोगे तो पेमेंट वाउचर इशू करोगे। तो ऐसे ऐसे जो है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जो है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। और जो है बाकी के जो है उसमें रिसीट वाउचर ये सब जो है उसमें ज्यादा लॉजिकली चीजें नहीं है। जो मेन मेन एक्सपेक्ट्स थे, मेन मेन रूल्स थे इस सेक्शन से रिलेटेड, सेक्शन तो हमने सारे ही कवर करे सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 34 तक, लेकिन जो इससे इंपॉर्टेंट जो इसके रूल्स थे वो उन रूल्स में क्या क्या टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है वो सारी चीजें भी हमने डिस्कशन कर ली। तो आज ये जो चैप्टर है हमारा टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का जो है खत्म होता है। नेक्स्ट डिस्कशन में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है
नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है सेक्शन नंबर 35 से हम नेक्स्ट डिस्कशन में कवर करेंगे।